वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि बच्चे आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्लास 8 के लिए, जो बच्चे क्लास 8 में 9th के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो हमने साइंस की वीडियो उनके लिए बनाई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिकली यू हैव टोटल 25 टॉपिक्स, उनमें से मैंने आपके लिए 13 टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो कि आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, मतलब हमने पूरी डिटेल स्टडी तो नहीं कर सकते बिकॉज दिस अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर अस, बट इस वाली वीडियो में आपको इन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हमने उनके एक शॉर्ट नोट जैसे कहते हैं ना, वैसे एक स्टडी करी है। तो उनको वन बाय वन हम टॉपिक वाइज देखने का, मतलब इनको समझने का काम करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है, तो आप उससे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए। अगर आपको सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की क्लासेस के लिए कोई भी क्वेरी है, अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो न्यू बैचेस जो है स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो ज़्यादा डिले ना करें। खैर, बात करते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स की एंड कोल एंड पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स और कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन जो बन सकता है आपके एग्जाम में, जो बन सकता है उसी की बात करेंगे फिलहाल, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर अस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके की होती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो आप इनके दोनों के नेम ध्यान से रखना कि रिन्यूएबल रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स भी बोला जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है इसमें कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं उनको रिन्यूएबल बोलेंगे। सपोज करो रिन्यूएबल से तो हमको समझ में आता है। एग्जाम में जो बच्चे गलती करते हैं इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना। तो रिन्यूएबल जैसे कि हम सनलाइट एयर, सनलाइट विंड, वाटर, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल माइंड में सेट करो। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द मिनरल्स विच आर लिमिटेड फॉर अस, मतलब एक ही बार यूज करेंगे, फिर बार बार इनको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको बता दूं, तो कोई भी स्लाइड आप लाइटली ना ले। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, कार्बनाइजेशन क्या होता है। कार्बनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन। जब ऑर्गेनिक मैटर कार्बन में बन जाएगा तो उसे कार्बनाइजेशन कहेंगे। जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, वो क्या होती है, डायमंड होती है। ध्यान रखना, डायमंड जो होती है प्योरेस्ट फॉर्म होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, कोल की क्या होगी, एंथ्रासाइट। देखो, अगर कार्बन आया एग्जाम में कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो आप तब बताएंगे क्या, डायमंड। अगर आया बच्चों एग्जाम में कोल, कि कोल की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, तो इसमें होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके का। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कार्बन होता है, तभी तो भाई प्योरेस्ट फॉर्म होगी। कितना परसेंट होता है, 90 से 95%, 90 टू 95% अगर किसी चीज के अंदर कार्बन है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म होगी। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, एंथ्रासाइट। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ना, इसको हम स्मोकलेस फ्यूल भी कहते हैं। इस स्मोकलेस फ्यूल मतलब जब ये जलेगा तो कोई भी धुआं नहीं छोड़ेगा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है पेट्रोलियम जो होता है, भाई पेट्रोलियम के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। एक तो इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, फॉसिल फॉसिल ऑयल भी बोलते हैं, है ना, रोक ऑयल के नाम से जानते हैं, और एक इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखें। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस बेसिकली सीएनजी की फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पीसीआरए की फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये बात आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इसके बाद जब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे बच्चों, तो कंबसन एंड फ्लेम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंबसन को जब होगा, मतलब बेसिकली कंबसन क्या है, आग। आग कब लगेगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहली बात कि भाई हमें सब्सटेंस चाहिए जो कि फायर को इजीली कैच कर पाए। ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस हमारे पास कंबस्टाइल होना चाहिए। दूसरा,
प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टर ऑफ द कंबशन, जैसे कि जो कंबशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हवा हो गई, एयर, एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, तो एयर और ऑक्सीजन बेसिकली सेम थिंग्स है। तो हीटिंग ऑफ कंबशन सब्सटेंस टू बी इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली मिनिमम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस फायर को इजीली कैच कर लेता है, मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच substance catch fire easily, catch fire easily, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर भाई, तो मिनिमम टेम्परेचर मतलब एक छोटा कम से कम टेम्परेचर जिसपे हमारा जो सब्सटेंस है वो इजीली फायर को कैच कर पाए, उसको बोलेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैंडल फ्लेम से क्या क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान से रखेंगे। जो इसका आउटर मोस्ट जोन है, ये बेसिकली हमारे पास हॉटेस्ट पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट। तो आउटर जोन जो होता है, आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, तो आउटर जोन में हमारे पास कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, आउटर जोन, हॉटेस्ट जोन। फिर आता है इसमें मिडिल जोन, मिडिल जोन में पार्शल कंबशन होता है, पार्शल मतलब पूरा नहीं जलेगा, थोड़ा कम जलेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेटली हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट। और एक आता है इसमें इनर मोस्ट जोन, ठीक है ना, अनबर्न्ड वैक्स रहता है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जलता, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कम लीस्ट हॉट होता है, मतलब गर्म कम होता है। तो आप ये वाली बात अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनके नाम, इनर मोस्ट जोन कैसा होता है, लीस्ट हॉट होता है, मिडिल जोन कैसा होता है, मॉडरेटली, आउटर मोस्ट हॉटेस्ट जोन होता है। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई इनकी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कितनी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, इसकी सबसे पहले यूनिट याद करो। मैंने बताया किलो जूल पर केजी, ठीक है। और एक बच्चों एग्जाम में आता है किलो जूल पर ग्राम। दो दो ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आएगा केजी, अगर केजी में दिया तो बच्चों यूनिट बनेगी बड़ी बड़ी, सारी की सारी बड़ी बड़ी यूनिट बनेगी, ठीक है। अगर दिया ग्राम में, किलो जूल पर ग्राम में, तो जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है ये सब, इनको सबको आप कितने से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन की पूछी गई, तो हाइड्रोजन की ये तो जो यूनिट दी गई है किलो जूल पर केजी में दी गई है, अगर ये मेरे को किलो जूल पर ग्राम में बताना है तो ये 150 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू है इनको सबको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बाकी इनमें से आप सीएनजी का, मीथेन, एलपीजी, डीजल, ये सब आप इजीली पढ़ लेना, ठीक है। हाइड्रोजन का इसमें बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं फायर एक्सटिंजर की। तो जो फायर एक्सटिंजर है बेसिकली आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब आग लग जाती है उसको बेसिकली बुझाने के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी रहती है, ठीक है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो CO2 गैस होती है उसका मतलब उसके अंदर क्या कुछ और भी होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर एक सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का एक सॉल्यूशन होता है। तो CO2 के साथ रिएक्ट करके वो बाहर की जो एयर है, बाहर की जो फायर है उसको इजीली बंद कर देता है, ठीक है। तो नियर द फायर दिस केमिकल गिव ऑफ टू द CO2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। तो आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का नाम अच्छे से याद रख लेंगे। बेसिकली सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे तो सब जगह से जाएंगे भाई, है ना। तो रॉबर्ट हुक का नाम आप याद रखते हैं। बेसिकली इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में किया था, 1665 में किया था। 1838 में दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्या, मैं आपको बता दूं। 1838 में एक तो आए थे स्केलेडन, ठीक है ना, इसके नाम से याद रख लेना स्केलेडन, और दूसरा सचवान के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। पूरा नाम तो आपसे बिल्कुल थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो स्केलेडन और सचवान के नाम से आप इजीली इनको याद करने का काम करेंगे। तो उन्होंने एक सेल थ्योरी देने का काम किया था। इन्होंने क्या दिया था बच्चों, सेल थ्योरी दिया था। और दूसरी बात अगर मैं बात बताऊं तो इन्होंने थोड़ी सी डिस्कवरी करी थी कि सबसे भाई स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है 0.3 से फाइंड 5, बेसिकली 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये क्या बना हुआ है हमारे पास, माइक्रोमीटर बना हुआ है। आरबीसी का जो सेल साइज होता है वो
7 माइक्रोमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, नेक ऑफ द जिराफ, बेसिकली 3 मीटर से भी बड़ा होता है। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, इसके जो डायमेंशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है ना। तो यानी 1.7 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसके दूसरे तीसरे नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बताया मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सभी ने सुना होगा भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये किसी भी चीज की आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? ये आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग बेसिकली एनिमल सेल में, ठीक है। जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली प्लांट में ही पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो फाउंड इन प्लांट सेल, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से माइंड में याद रख लेना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स आपको बताए गए हैं। कितने? 3 टाइप्स हमारे पास है। सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट, फिर है क्लोरोप्लास्ट, फिर है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दैट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट, दैट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट, मतलब फ्लावर में कलर देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। सोलर एनर्जी, मतलब जो खाना बनाने में मदद करता है, कौन मदद करता है प्लांट को? क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा कि भाई जो वो खाना बना लेंगे तो फिर वो अपनी बॉडी में स्टोर भी करके रखेंगे, तो फिर कौन स्टोर करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है खाने को स्टोर कराने का प्लांट के अंदर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इनको बार बार अच्छे से याद करना है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल के, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है यहाँ पे विविपेरस एनिमल कौन से होते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं ओविपेरस एनिमल कौन से होते हैं। भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्थ देते हैं यंग मन को, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बींग को जन्म देता है, ठीक है। बात समझ में आती है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं पहले एग देते हैं, फिर एग से ऑर्गेनिज्म फैच होके उसमें से बाहर निकलता है, ठीक है। तो उनको हम ओविपेरस कहते हैं। दैट ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस, ठीक है। तो इसमें से आप जैसे इनके एग्जांपल डॉग, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और इसमें जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो आप ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग में डाल के चलते हैं। यहाँ से एक एमसी क्वेश्चन इस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई सबसे पहले एग आता है, मतलब इसका एक साइकिल, 4 ऑप्शन आपको बना के मिल सकते हैं कि पहले एग आएगा, फिर टेडपोल आएगा, फिर टेडपोल के बाद टेडपोल विद एग्स, फिर यंग फ्रॉग, फिर एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो इनकी सीक्वेंस पहले नंबर पे, दूसरा, तीसरा, एंड दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। तो 5 के 5 सीक्वेंस आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यहां से अगर मैं बात बताऊं, क्लोनिंग, क्लोनिंग होता क्या है? यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्लोनिंग। तो क्लोनिंग एक प्रोसेस होता है इन विच एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल एनी अदर लिविंग पार्ट और एंटायर ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। क्लोनिंग में बेसिकली क्या होता है? ब्रीड जो होती है ना, ब्रीड से डिफरेंट ब्रीड्स, मतलब 2 डिफरेंट ब्रीड्स है। यहाँ पर भी ब्रीड्स है, यहाँ पर भी ब्रीड्स है। अब ये वाले डिफरेंट है, ये वाले डिफरेंट है। इन दोनों ब्रीड से हम क्या करेंगे? एक न्यू ब्रीड बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? न्यू ब्रीड बनाने का काम करते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो डोली के बारे में तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो डोली सबसे पहली ब्रीड थी ऐसी, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी क्लोनिंग के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चों फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर की, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स आप अच्छे से जानते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी की मसल्स से काम करेगी उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स हम किसे कहते हैं? कि भाई चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द फिजिकल टचिंग। किसी को हमने फिजिकल टच करा, हाथ लगाया और उसको आगे को धकेल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, जिसे कि बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पास्कल। ये क्या, इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। अगर पास्कल नहीं दिया गया होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन बन सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो क्वेश्चन बनेगा,
हमारी जो बॉडी है चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रुकी हुई है। अगर इस पे बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो ये बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो इस तरीके से बनता है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जब हम ऊपर की तरफ मतलब जब हम जैसे माउंटेन्स एरिया में जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे एयर जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलना स्टार्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बॉडी से कम हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिल पाता, ठीक है ना। जैसे हाइट बढ़ेगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एज हाइट इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, तो इट विल गेट रिड्यूस एज द हाइट इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब हाइट बढ़ेगी और तुम हाइट के साथ ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको प्रैक्टिकली भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहां से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होती है वो उसकी सेम होती है पास्कल, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर की और इसकी यूनिट सेम ही है। इसके बाद आता है साउंड के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। साउंड का जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास, भाई जो ह्यूमन बीइंग है वो गले से बोलता है, उसको हम लार्नेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्नेक्स और वॉइस बॉक्स। अगर आपसे पूछा गया कि हम बोलते किसकी मदद से है, तो वहां पे टंग आएगा ऑप्शन में, तुम बोलोगे भाई मैं तो जीभ की मदद से बोलता हूँ, पर भाई ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है लार्नेक्स और वॉइस बॉक्स की मदद से आप बोल पाते हो, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप अच्छे से याद कर लेंगे कि भाई हर्ट्ज होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं एक सेकंड में उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड की जो यूनिट होती है हमारे पास यहाँ पे मीन पोजीशन इज नॉट एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो आप इनकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन अच्छे से माइंड में रख लेंगे। यहां से जो क्वेश्चन बन रहे हैं और भी हमने इसमें क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या बताओगे, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन, पिच और स्लिलनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। जो पिच होती है, पिच और स्ट्रिलनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑडिएबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, आप अच्छे से जानते हैं। भाई कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा सुन पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, जब फ्रीक्वेंसी लेस देन होगी 20 हर्ट्ज से, भाई हम तो 20 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, पर 20 हर्ट्ज से कम की भी तो साउंड होती होगी और 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की साउंड होती होगी, उन्हें कौन सुन पाएगा और उन साउंड को क्या कहते हैं, ठीक है। जो लेस देन 20 हर्ट्ज होगी उनको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। कौन सी साउंड बोलेंगे बच्चों, इंफ्रासोनिक साउंड। और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे। कौन सी साउंड बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके बाद इनकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए। स्पीड जो होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है साउंड की, बेसिकली 5920 मीटर पर सेकंड होती है सॉलिड में, और लिक्विड में थोड़ा कम होती है। सबसे ज्यादा तो सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में कम होगी, फिर गैस में सबसे कम होगी। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा 5920 याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। लिक्विड में 1480 और मिनिमम इन गैसेस में 330 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। भाई एक इसमें इको आता है। इको क्या होता है, जब साउंड हमारे को बार बार सुनाई देती है, ठीक है, इको। तो इको बेसिकली सोनार में यूज होता है। अब ये सोनार होता क्या है, बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है, जो कि हम सबमरीन में यूज करते हैं। सबमरीन क्या होती है, पानी के नीचे चलती है, अंदर, ठीक है। तो अंदर क्या होती है, पानी के अंदर बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, व्हेल होती है, शार्क होती है, तो वो बोलती है, ठीक है। तो सामने जब टकराता है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट उनको डिस्टेंस बताने में मदद करता है कि भाई सामने शार्क है, इधर से नहीं जाके इधर को रास्ता काट के दूसरे रास्ते से चल दो, ठीक है। तो उसमें ये मदद करता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, खैर कोई बात नहीं। यहां से जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सभी जानते हैं इंसिडेंट रे जो होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है, ठीक है। इसमें एक एंगल बनता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, सेम होता है।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर कोई लाइट, जैसे सपोज करो ये सरफेस है, इसके 90 डिग्री सीधी आई परपेंडिकुलर, हमने कोई लाइट किसी सरफेस पे ड्रॉप करी, प्लेन सरफेस पे, तो वो लाइट वापस चली जाएगी सेम ट्रैक से, ठीक है। अब उन पूछेंगे कि उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप कहोगे भाई उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बच्चे लगा के आएंगे 90 डिग्री, भाई 0 डिग्री का एंगल बनेगा, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ इमेज, मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से पिंग करके बताएंगे, ठीक है। जिसका भी आएगा मेरे पास फॉर्मूला उसका मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर पढ़ा है तो अच्छे से, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है भाई, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखना, उसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस, ठीक है, हमारे शीशे में उल्टा दिख जाता है, उल्टा लिखा होता है, इसलिए जिसको उसको इजीली पढ़ पाए तो लेटरल इन्वर्जन उसी को कहते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, पेरिस्कोप में देखने के लिए मिलेगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कैलेडोस्कोप में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर वहां पे आए मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैन बी सीन थ्रू पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, ए और बी बोथ, नन ऑफ दी, तो भाई दोनों है, ध्यान रखना। कभी कैलेडोस्कोप लगा के आ जाओ, क्योंकि क्लास 8 के बच्चे कैलेडोस्कोप को जानते हैं, पेरिस्कोप का नाम भी नहीं लिया गया, ठीक है। ये आता है हमारे पास प्रिज्म, क्या है बच्चों ये प्रिज्म, इसके अंदर से लाइट हमने भेजी और इसकी स्प्लिटिंग हो गई, ये बेसिकली क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई लाइट की, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें कलर देखने को मिले विबग्योर, ठीक है। कौन से मिले, विबग्योर, ठीक है ना, आपको आपने पढ़े भी होंगे, कौन से, विबग्योर। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा लीस्ट और लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है, रेड। भाई रेड जो होता है अपना ट्रैक बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए हम इसको ट्रैफिक लाइट में भी यूज करते हैं। समझ में आती है नहीं आती है। और मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होता है, वॉयलेट। वॉयलेट तो दूर से ही दिखेगा नहीं, मतलब रेड जितने जाओगे ना दूर से भी दिख जाता है, ठीक है। इसलिए कार में, बसेस में, रेलवे ट्रैक पे रेड सिग्नल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो लीस्ट डेविएटेड कलर और मोस्ट डेविएटेड कलर गलत मत करके आ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां से ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन आई के पास क्या होता है, क्लियर विजन, भाई देखने के काम आती है आई, सबको पता है। तो बेसिकली जो हमारी आईज देखने का काम करती है, क्लियर इमेज दिखाने का काम करती है, दूर की इमेज हो या पास की इमेज हो, इस प्रोसेस को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। बेसिकली इसके अंदर दो सेल होते हैं, एक कोन सेल और एक रोड सेल। काफी इंपॉर्टेंट है। जो कोन होते हैं वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, और जो रोड सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके, ठीक है। और जो ब्राइट लाइट होती है बेसिकली ये हमें जो ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद इंप्रेशन ऑफ एन इमेज, जैसे कि हम किसी भी इमेज को देख लेते हैं, तो इमेज को देखने के बाद हम अपनी आईज को ऐसे ऐसे बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं कुछ देर, तो बंद करने के बाद भी 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक, यानी 1/16 सेकंड तक वो हमारे माइंड में रहती है, माइंड में कह लो या हमारी आईज के अंदर रहती है, हम उसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास आता है ब्रेली सिस्टम, बेसिकली 1821 में डेवलप किया गया था लुइस ब्रेली ने। बेसिकली जो विजुअली चैलेंज पर्सन थे, जो नहीं देख पाते थे, नहीं सुन पाते थे, तो उनके लिए भी सिस्टम बना गया है, तो उसको हमने बोला है ब्रेली सिस्टम। तो ब्रेली सिस्टम लुइस ब्रेली ने डेवलप किया, किन के लिए किया, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए किया, ठीक है। कौन से ईयर में किया, 1821 में किया। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है मेटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी विच अलाउ द, जब हम उसको हथौड़ा बजाएंगे किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, मैलिबिलिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेटल्स, जब हम उसको वायर्स में बना देंगे, वायर वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। एक क्वेश्चन मिल सकता है यहां से। जब कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो सोनोरस, एस फॉर साउंड, एस फॉर सोनोरस, ऐसे याद रखेंगे।
ठीक है, जिसकी शाइनी अपीयरेंस होगी, जो ज्यादा चमकेगा, उस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी और शाइनी प्रॉपर्टी। तो इसमें छोटी सी रिएक्शन आप याद कर लेना कि भाई जब सोडियम रिएक्ट करता है वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट, इट स्टोर्ड इन केरोसिन। भाई केरोसिन क्या करता है, जो सोडियम होता है ना, इसको तुम अगर हवा में रख दोगे बाहर तो ये एकदम से रिएक्ट कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो ये वाली बात भी आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से माइंड में स्टोर कर लेना भाई। इसके बाद आता है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में क्वेश्चन निकलता है। भाई कैसे निकलेगा, भाई एक पॉलीमर जो होता है ना, ये बहुत बड़ी मॉलिक्यूल्स की चेन होती है। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में मिल जाते हैं तो बेसिकली इनको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमर्स बोलेंगे। उसके बाद रियोन की मैं बात करूं तो रियोन क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल सिल्क है, आपसे पूछ सकते हैं। नाइलॉन क्या है, सबसे पहले फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इस धरती पे सबसे पहले फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्या है, नाइलॉन, ये जो कि मैन के द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया है, तो इसका नाम क्या है, नाइलॉन। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। इसके बाद ये डायग्राम आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लेंगे कि भाई लीनियर थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, क्रॉस थर्मोप्लास्टिक। ठीक है भाई, प्लास्टिक दो तरीके की होती है, एक थर्मो वाली होती है, एक थर्मोसेटिंग होती है। एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग, तो दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, जो प्लास्टिक दोबारा से यूज हो जाए, उसको हीट करके वो इजीली मेल्ट हो जाए और उसको हम बार बार यूज कर पाए, ऐसी प्लास्टिक को हम कौन सी प्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एक प्लास्टिक ऐसी होती है कि एक बार बन गई, अगर उसमें आग लग गई तो वो मेल्ट नहीं होगी, वो सीधा जल के बेकार हो जाएगी, मतलब उसको हम वापस से रीगेन नहीं कर सकते ओरिजिनल शेप में। ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। ये वाली प्लास्टिक हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होती है। इसमें होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे आपके घर पे स्विच वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए इलेक्ट्रिक, जिनसे आप लाइट को ऑन ऑफ करते हो, ऐसे वाले अप्लायंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप अच्छे से जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, जो नहीं करते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, जो जहां पर करंट हो रहा होगा, जहां पे करंट फ्लो करता है, उसको हमें टेस्ट करना होता है कि भाई यहाँ पर करंट है या नहीं है। अब आप बोलोगे भाई मैं तो टेस्टर से कर लूंगा, मैं हाथ लगा के कर लूंगा, तो भाई हाथ लगा के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई करंट हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। कैसे, एक तो मैं बताऊं स्ट्रॉन्ग करंट होता है, एक आपके पास वीक करंट होता है, एक हमारे पास बहुत ज्यादा वीक करंट होता है, मतलब वीक से भी वीक करंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक काम करना, इसको मॉडरेट बोल देना, चलो मॉडरेट करंट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वीक करंट। तो करंट जो होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग, उसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल से और टॉर्च बल्ब का यूज करके। और जो एलईडी होता है बेसिकली मॉडरेट करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, कि भाई मैग्नेटिक कंपास जो होता है वीक करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू द बल्ब, द फिलामेंट के अंदर क्या होता है, टंगस्टन हीट टू अ हाई टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होता है, बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है। तो जो बल्ब से क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्या आता है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट। तो फिलामेंट कौन सा होता है, उसका नाम हुआ बच्चों क्या, टंगस्टन। ध्यान रखेंगे। बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, उसका नाम क्या हुआ, आर्गन। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है आपको दिमाग में याद रख लेना है। अब भाई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो। तो भाई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं हमारे पास, भाई इलेक्ट्रोड्स एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को करंट करता है, किसके अंदर ट्रांसफर करता है, नॉन मेटल्स में। और बेसिकली एंड द अदर पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रोड हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आती है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है basically defined as the liquid which allow an electric current to pass through them and spread themselves to pass on the electric current। बेसिकली जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे बात भी करी गई है, द प्रोडक्शन अकरेंस ऑफ द केमिकल चेंज इन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई इसका कहने का मतलब यह है कि पानी के अंदर जब करंट जाएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा पानी, ठीक है। उसके पॉजिटिव, जैसे पानी के अंदर जब आप करंट पहुंचाओगे तो उसके नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, कैथोड और एनोड जिनको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस बोला। इलेक्ट्रोलाइट जब बोला जब पानी के अंदर करंट चला गया, तो दोनों की दोनों चीज आपको समझ में आई नहीं आई। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ से कैथोड और एनोड। तो कैथोड और एनोड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, तो बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कॉल्ड एनोड। तो ये कैथोड और एनोड कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आप अच्छे से ध्यान करना। नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे, एनोड। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन, कि भाई गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, आयरन के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद यहां से आता है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में वैसे तो आप इसमें लार्जेस्ट प्लैनेट, लॉन्गेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, ये पूरा चार्ट आपके पास होगा नोट्स में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां से आप इनको अच्छे से जरूर पढ़ लेना। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टार्स होते हैं अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। एज अर्थ रोटेट, कहां से कहां तक घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अर्थ की जो रोटेशन है वो कहां से होती है, वेस्ट से ईस्ट में होती है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद स्टार्स विच फॉर्म ए ग्रुप विच हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप। भाई जब स्टार्स तुमने देखा होगा कि कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं हम उसे, कॉन्स्टिलेशन। वो उसके पीछे हाइड हो गया है। बात समझ में आई नहीं आई इतनी। इसके बाद पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो पॉल्यूशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल, मतलब देखो एक पॉल्यूटेंट होता है एक पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन को फैलाने, मतलब जो फैलाते हैं, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, उन छोटे छोटे सब्सटेंस को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। और जब वो रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अनवांटेड एंड द हार्मफुल सब्सटेंस विच कंटेन द एनवायरनमेंट एज ए पॉल्यूटेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाईली हाईली, जैसे बोलते हैं ना सबसे ज्यादा बेकार गैस है हमारे एटमॉस्फेयर, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, जो सबसे ज्यादा CO2, मतलब CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास CO होता है कार्बन ऑक्साइड का। तो बेसिकली पॉल्यूटेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले नंबर पे दी गई है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC याद रखेंगे भाई, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यही हमारे जितने भी सब्सटेंस है ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं बच्चों, एसिड रेन के लिए। तो आप इस तरीके से इनको अपने माइंड में सेट करने का काम करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हमारे पास, जैसे सन के ऊपर, सन जो है हमारे अर्थ के ऊपर आता है। देखो ये अर्थ है, यहाँ से सन की रेज आएगी और ये सन से क्या आएगी, हीट आएगी। हीट क्या करेगी, अर्थ पे टकराएगी, वापस ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी, तो सम सनलाइट दैट हिट द अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस व्हाइल द रेस्ट बिकम हीट। कुछ तो हमारी अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वापस से चली जाती है, तो वो हीट हमारी स्टोर हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस वार्निंग द प्लेनेट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। मतलब हमारी जो सन की रेज है वो अर्थ के सरफेस पे आएगी, कुछ हीट अर्थ जो करेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और सम हीट
जो होगी वो वापस से ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बन गया। बात समझ में आती नहीं आती है? इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं बेसिकली ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर का अर्थ का बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो दिस इज द ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज जब हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होता है बेसिकली इंक्लूड करता है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज व्हाट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली जो होता है कोल की बर्निंग, ऑयल और नेचुरल गैस, तो बेसिकली इसी को हमने क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बोला है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो यहाँ से यही क्वेश्चन निकलते हैं। दूसरा, इसके जो आगे के टॉपिक है वो भी हमारे अभी लेफ्ट है, अगर आपको लगता है कि उनकी नीड है तो आपको वीडियो के कमेंट सेशन में बताना है इफ यू वांट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज दिस इज एनफ फॉर यू। ठीक है, वो कमेंट बेसिस पे रहेगा। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि लास्ट मोमेंट में सभी बच्चे इसको रिवाइज कर पाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड like our video and share more and more. Thank you for watching. Have a nice day.